आज हम लोग फिर मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इससे बार बार प्रयास कीजिएगा। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है ए एक मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n कोटि का है, और कहता है कि ए एक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 4 के बराबर है। तो हमें कहता है डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का मान होगा। तो अब हम एक चीज जानते हैं, अगर ए बराबर मेरा कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज में होता क्या है, ये पंक्ति जो है स्तंभ के रूप में लिखा जाता है और ये पंक्ति जो है वो स्तंभ के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब इस रूप में हम लिख देते हैं, इस रूप में लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6 -2, और हम ये ट्रांसपोज निकाले हैं और यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखने के बाद भी 4 1 ये 4, ये हो गया 6, आ गया -2। तो कहने का मतलब जब डिटर्मिनेंट ए और ट्रांसपोज का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वैल्यू जो है -2 ही रहता है। तो इसका मतलब हो गया, यदि a इज इक्वल टू आई जे एन क्रॉस एन तथा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जो है 4 है, तो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछता है। तो यहाँ पे चूंकि डिटर्मिनेंट a जितना होगा उतना ही ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा और ये 4 के बराबर होगा। कहने का मतलब जितना डिटर्मिनेंट ए होगा उतना ही ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा और ये 4 के इक्वल होगा। तो इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे, ए का जो डिटर्मिनेंट होगा और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो दोनों सेम होता है, इसलिए इसको जो आंसर है वही हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मेरा, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि अवयव ए ये जो है सो एक विषम सममित अवयव है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो विषम सममित अवयव का खास बात जानते हैं कि उसका विकर्ण जो होता है ना वह 0 के इक्वल होता है, और उसके बाद विकर्ण को छोड़ के आमने सामने वाला जो अवयव होता है वो समान होता है लेकिन चिन्ह में विपरीत होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ x है और यहाँ 3 है, ये विकर्ण तो 0 के इक्वल होगा, y माइनस जेड भी 0 के इक्वल होगा। तो विकर्ण यहाँ 3 है तो यहाँ -3 होना चाहिए क्योंकि आमने सामने है, तो x का मान -3 हो गया। उसके बाद अब यहाँ 4 है तो यहाँ -4 होना चाहिए, तो y का मान हो गया -4। और अब ये जो है मेरा y माइनस जेड ये तो 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि विकर्ण अवयव है, तो मुख्य विकर्ण जो होता है वह 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू -4 रख दिए, माइनस जेड इज इक्वल टू 0, माइनस जेड इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो -4, तो z का मान जो है -4 आ गया, हो गया यही मेरा आंसर। अगला प्रश्न है मेरे पास, कहता है एक वर्ग अवयव a ऑर्थोगोनल कहलाता है यदि। तो अगर मेरा कोई ए जो है मैट्रिक्स है और उसके साथ साथ उसका जो ट्रांसपोज है ए और ए का ट्रांसपोज यदि आई के बराबर हो तो यहाँ पे ए जो होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इसका आंसर जो होगा वह मेरा बी नंबर हो जाएगा। अगला है, यदि अवयव ए कोटि ए 4x4 का व्युत्क्रमणीय अवयव को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो और डिटर्मिनेंट ए जो है वह 5 के बराबर हो तो डिटर्मिनेंट ए का मान होगा। तो ये हमसे पूछता है, तो मेरे पास एक फार्मूला है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछता है। तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 के बराबर होता है, जहां पे n जो है इसका कोटि होता है, a का कोटि होता है, और यहाँ पे a जो होगा जब भी होगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग अवयव होगा। तो इस फार्मूला के अनुसार ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट ए और n जो है यहाँ पे 4x4 का है तो ये 4 - 1, तो आ गया यहाँ पे यह हो जाएगा मेरा
एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होगा, डिटरमिनेंट ए के पावर 3, तो डिटरमिनेंट ए का मान जो है वो यहाँ 5 दे रखा है, तो 5 के पावर 3 आ गया 125। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P जो है 3x3 कोटि का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट P जो है वह 8 है, तो एडजॉइंट P का डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछता है। सेम ऐसे ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एडजॉइंट P, तो हो जाएगा यह एडजॉइंट P का डिटरमिनेंट, तो हो जाएगा यह P का डिटरमिनेंट के पावर n-1, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट P और n, ये 3-1, तो आ जाएगा डिटरमिनेंट P की पावर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ डिटरमिनेंट P की जो वैल्यू है 8 है, तो 8 का पावर 2 64, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 64, ये हो जाएगा मेरा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवयव ए दिया हुआ है तथा ट्रेस ए 15 है, ट्रेस ए की जो वैल्यू है वो 15 है, तो x का मान होगा। ट्रेस ए समझते हैं, ट्रेस ए क्या होता है, कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें ट्रेस ए जो होता है वह प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण जो होगा उसका योग होता है। ट्रेस ए जो होता है वह मुख्य विकर्ण का योग होता है। तो यहां पर जो है मेरा ट्रेस ए, तो ट्रेस ए जो होगा, ट्रेस ए यह जो होगा मुख्य विकर्ण यहां पे हो गया मेरा 1x9, इसके जोड़ के इक्वल होगा। ट्रेस ए का मान 15 दिया हुआ है, ये 10 प्लस x, तो x की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5, तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवयव ए विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तथा ट्रेस ए का मान होगा, तो अब हम जानते हैं मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे ही है, इसका मतलब इसका जो डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा यह तो 0 होता है मेरा, ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है, तो ट्रेस ए की मान पूछता है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो आंसर हो गया वो मेरा हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि 5k प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 3 4 3 माइनस k, तब k का मान होगा। यहाँ k की वैल्यू पूछता है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए इससे ये मिला तो -2 इज इक्वल टू माइनस k, इससे ये कटा, k की वैल्यू 2, तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे, और नहीं तो हम किसी को एक को इक्वल लेके हम चलेंगे, इसको हम इसके साथ इक्वल करेंगे, k प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4 माइनस 2, k इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे 9 में दिया हुआ है, हमें कहता है ये दोनों इक्वल है, तो कहता है x और y का मान होगा, तो x y का मान निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, 3x प्लस 7, इसको क्या काम करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, तो x की वैल्यू जो हो गया -7/3 हो गया यहाँ से। उसके बाद 5 को हम इक्वल करते हैं y माइनस 2 से, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 7। तो दरअसल ये मेरा पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, परंतु एक और को हम चेक करते हैं। यहाँ पर यह y प्लस 1 जो है वह 8 के इक्वल हो गया, तो y की जो वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 1 7, ठीक है, यहाँ पे ये भी मेरा सही है। और उसके बाद हम इसको इक्वल करते हैं y से, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू तो 7 आ गया है, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 7, तो इसको उधर भेज देते हैं, आ गया 3x, ये हो जाएगा मेरा -5 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू -5/3। अब हम यहाँ देख रहे हैं y का मान तो दोनों जगह, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7,
ये दोनों पोजीशन पर y की वैल्यू सेम है, परंतु यहाँ x की वैल्यू -7/3 है और यहाँ पे x की वैल्यू -5/3 है। एक क्वेश्चन के लिए वेरिएबल का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल का मान, चर का मान अलग अलग है, इसका मतलब इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, नॉट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि ए जो है 3x5 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो ए की प्रत्येक पंक्ति में अवयव होंगे। पहले तो 3x5 का जो मैट्रिक्स लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा, 3x5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3x5 का मैट्रिक्स। तो कहता है ए की प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे, ये तो पंक्ति हो गया, इसमें कितना अवयव है, तो 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव और 5 अवयव, मार देना है आंसर सी। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि ए जो है 3x2 कोटि का अवयव है, ए जो है 3x2 मतलब कि पंक्ति जो है 1 2 3 1 2 3, यही हो गया 3x2, पंक्ति 3 और स्तंभ 2 है। तो कहता है ए के प्रत्येक स्तंभ में अवयव होंगे, ए के प्रत्येक स्तंभ में अवयव होंगे, ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा, इसमें कितने अवयव है, तो 1 2 और 1 3, तो इसका आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है मेरा 12 नंबर, ये क्या कहता है, कहता है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो A21 की उपसारणी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर होगा A23, तो A23 यह जो होता है ये A23 यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो A23 का उपसारणिक माइनर होगा, तो M23, माइनर को M से इंडिकेट करते हैं, ये क्या होगा, तो ये यहाँ पे है, तो इस हम पंक्ति को छोड़ देंगे और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ेंगे, तो आ गया मेरा 1 2 7 8, 1 2 7 8, इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 8, इसको और इसको छोड़ देंगे तो 8 और 7 दूनी 14, आ गया -6, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन होगा मेरा सी नंबर, ये -6, इसका आंसर -6 सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अवयव ए का सखंडज एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो एडजॉइंट जो होता है ना, एडजॉइंट वो माइनर जैसे हम निकाले हैं, माइनर को जब चिन्ह के साथ लिखते हैं तो वो मेरा कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर मतलब होता है सहखंड होता है, कोफैक्टर को हिंदी में सहखंड बोलते हैं, और सहखंड का जो ट्रांसपोज होता है वही मेरा होता है एडजॉइंट, सहखंडज होता है। तो अवयव ए दिया हुआ है और इसका हमें कहता है सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, तो कोफैक्टर जो होता है चिन्ह के साथ लिखाता है, A11 के लिए तो इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है, तो A11 1 1 ये दोनों जुट के आ जाएगा प्लस में 2 आ गया सम संख्या, इसलिए चिन्ह हम लोग हमेशा विषम संख्या रहे तो माइनस लेंगे, सम संख्या रहेगा तो प्लस लेंगे, तो ये 2 हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे A12 तो इसके लिए हो गया यह -2, और उसके बाद यह दोनों का जोड़ जो है विषम संख्या आ रहा है तो इसलिए चिन्ह हम माइनस लेंगे तो -2 हो गया। A21 तो A21 के लिए हो गया 3, और उसके बाद चिन्ह हमें देना है तो दोनों को जोड़ेंगे 3, विषम संख्या है तो माइनस हो गया, और उसके बाद A हम लेते हैं 22 तो A22 इसके लिए हो गया 4, सम संख्या है तो वही रह जाएगा। तो इससे जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम 1 -2 और ये -3 और ये हो जाएगा 4, तो हमसे पूछता है एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट जो ए होगा बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो बी हमें दिया हुआ है ये, तो 1 -2 ई हो गया -3 और ये हो गया 4, हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ए एक वर्ग अवयव हो तो एडजॉइंट ए इंटू ए का मान होगा,
तो यहाँ पे जो होता है मेरे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ए इंटू ए जो होता है वह ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है और यह डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को हम आई से गुना करें तो दोनों इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है इसमें से कौन होगा, इसमें से ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे कह दिया है बोथ, बोथ मतलब दोनों, तो ना ए होगा ना बी होगा, ये दोनों होगा, इसलिए आंसर हम लोग किस में लगाएंगे, सी नंबर में। अगला क्वेश्चन है यदि ए और बी वर्ग अवयव हो तो एडजॉइंट ए बी का मान होगा, मतलब कि ए बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट पूछता है किसके बराबर होगा। तो ये जो होता है ना ये होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल, तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा 15 का बी नंबर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग अवयव है तो हमसे इसमें पूछता है ए और बी समान कोटि का मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा। तो ए बी को हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बी ए को करेंगे तो दोनों इक्वल होगा और दोनों ए के आई के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो एक वर्ग अवयव हो तो इसमें से क्या होगा, ए इनवर्स जो होगा ए इनवर्स कहता है ए इनवर्स जो होगा या डिटरमिनेंट ए के इनवर्स के इक्वल होगा, ऐसा नहीं है, ये बी नंबर हो जाएगा। ए इनवर्स जो होता है वह ए इनवर्स ए का मल्टीपल के बराबर होता है और वो आई के इक्वल होता है। अगला है यदि ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव हो तो ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव हो तो इसमें से क्या होगा। तो ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव हो तो क्या होगा, तो दोनों का जो मल्टीपल का इनवर्स निकालेंगे वह बी इनवर्स ए इनवर्स के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका आंसर जो होगा वह मेरा डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए एक वर्ग अवयव हो तो इसमें से किसके इक्वल होगा यह, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखे हैं एक वर्ग अवयव हो तो ए इनवर्स का जो गुणनफल है वह ए इनवर्स ए के इक्वल होगा और ये आई के इक्वल होगा। तो मेरे पास इतना ही ऑप्शन है, तो इसके अनुसार जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि ए एक 3x3 कोटि का अवयव है तथा डिटरमिनेंट ए 10 हो तो एडजॉइंट ए का मान होगा। तो ये अभी हम तुरंत बताए हैं कि एडजॉइंट ए जो होता है यह a के पावर n-1 के इक्वल होता है, जहां n जो है यह ऑर्डर का भाग होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डिटरमिनेंट a के पावर 3-1 डिटरमिनेंट a की पावर 2 हो जाएगा और डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू है वो मेरा दिया हुआ है यहाँ 10, तो 10 के पावर हो जाएगा 2 = 100। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो मेरा बी नंबर हो जाएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन सब बहुत अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।